हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हुक्स लॉ की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी, हमारे पास स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये तीन तरह का था: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेन में हमने बात की थी कि हमारे पास चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, और थर्ड हमारे पास था वॉल्यूम स्ट्रेन। तो मीन्स सेम सेम से हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन किए थे। स्ट्रेस क्या था? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रॉड है, उसको फोर्स लगाई, उसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हुई, कुछ चेंज इन लेंथ हुआ, तो द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट दिस ऑब्जेक्ट विल अप्लाई टू अटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वो हमारे पास क्या है? स्ट्रेस है। तो जब लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जब हमने बोला था वॉल्यूम डिक्रीज होगी, कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में पड़ा है, उस पर हर तरफ से फोर्स लग रही है, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर है वहां पे, हमारे पास चेंज इन प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वहां पे जो पार्टिकल्स अगेन इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। फोर्स लगी, कोई ऑब्जेक्ट कंप्रेस किया, तो अंदर से पार्टिकल्स बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो वाली जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। नेक्स्ट हमने बोला था टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, हमने इसको थोड़ी सी फोर्स लगाई है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, तो कुछ एंगल का चेंज आया। इनिशियल पोजीशन ये थी, थोड़ा सा टिल्ट हुआ तो मींस यहाँ पे चला गया, तो ये कुछ एंगल में चेंज आया। बेस फिक्स है बट कुछ एंगल में चेंज आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वहां से हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। तो उसी के ऑपोजिट हमारे पास स्ट्रेन थे: लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ; शेयरिंग स्ट्रेन, हमारे पास जो ये एंगल में चेंज आया, थीटा एंगल में चेंज आया, तो मींस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस डेल्टा एल टू एल। शेयरिंग स्ट्रेस को हमने थीटा से लिखा था, या हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स बाय एल। ओरिजिनल लेंथ ऑब्जेक्ट की एल थी, जो वो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट से रहा है? डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमने tan थीटा निकाला, tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया। फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन था। सिमिलरली वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन शोज कि कोई चीज कंप्रेस हो रही है। आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट उसका जो साइज, उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हुई, तो कम होना मीन्स हमारे पास नेगेटिव साइन से हमने लिखा था। यहाँ तो सब जगह फॉर्मूला सेम ही चलता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, तो यहाँ भी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट कौन से केस में? जब लेंथ में चेंज आया, जब हमारे पास कुछ एंगल चेंज हुआ, जब हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आया, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अब हमने यहाँ पे स्ट्रेस पढ़ा, हमने यहाँ पे स्ट्रेन पढ़ा, हमने बोला अगर मैं इसको स्ट्रेच करने के लिए, कुछ फोर्स लगा रही हूँ, अब इसकी लेंथ थोड़ी यहाँ से यहाँ आ गई, तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उस पर फोर्स लगाई, इधर को डीफॉर्मिंग फोर्स। जितनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगती है उतनी डिस्प्लेसमेंट होती है, उतने पार्टिकल्स, मान लो ये आ गई, स्ट्रेच करने के बाद उसकी पोजीशन, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई? डेल्टा एल। तो जितनी हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई उतनी डिस्प्लेसमेंट हुई। अब उतनी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतनी रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी हमने एक हुक्स लॉ पढ़ा था। अब यहाँ हमने क्या सीखा? जितनी डीफॉर्मिंग फोर्स लगी, डीफॉर्मिंग फोर्स को हम ये भी बोल सकते हैं लोड लगा, फोर्स लगी, जितना लोड लगा उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक्सटेंशन होगी। जितना खींचेंगे
जितना डिफॉर्मिंग फोर्स, जितना लोड, उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी। या हम बोल सकते हैं जितनी हमने ये फोर्स लगाई डिफॉर्मिंग फोर्स, जितनी हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई उतनी डिस्प्लेसमेंट हुई। अब वापस उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो हमारे पास स्ट्रेस था। सेम स्ट्रेन क्या था? चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। बट क्या हम यहाँ से एक चीज जनरलाइज कर सकते हैं कि जितनी हम इसको फोर्स लगाएंगे कि उतनी डिस्प्लेसमेंट सफर करेगा, जितनी फोर्स लगाई उतनी डिस्प्लेसमेंट हुई। खींचा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, तो जितनी फोर्स लगी उतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, मींस उतना चेंज आया लेंथ में। तो जितनी ये फोर्स है उतना चेंज इन लेंथ हो रहा है, जितनी फोर्स लग रही है उतना चेंज इन लेंथ हो रहा है। तो हमारे पास क्या, हम डायरेक्टली इस चीज को ले सकते हैं कि जितना आप स्ट्रेस लगाओगे किसी चीज पे उतना स्ट्रेन होगा। मींस जितनी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे या जितनी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी उतनी ही तो एलोंगेशन हुई होगी। तो यहां से हम एक चीज जनरलाइज करते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। या हम बोल सकते हैं जितना लोड लगा उतनी ज्यादा एक्सटेंशन हुई। तो लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो हम एक नया लॉ पढ़ रहे हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमारे पास सेम इसी से ही कुछ कुछ जनरलाइजेशन है। तो हुक्स लॉ में हम बोलते हैं कि अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है, मींस हम यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो पढ़ते हैं वो कितनी होती है? डेल्टा एन। स्मॉल चेंज इन लेंथ। तो जब डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो स्ट्रेस ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। तो जितना स्ट्रेस लगा होगा उतना हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेन। जितनी फोर्स लगी होगी, जितनी यहाँ डिफॉर्मिंग फोर्स लगी होगी उतनी ज्यादा चेंज इन लेंथ आएगी। तो दो चीजें आपस में लिंक्ड हो गई। तो हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जब जो चीजें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ आता है वो हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स में हम तीन तरह के ग्राफ मोस्टली पढ़ते हैं। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो डायरेक्टली के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिलेशनशिप। अगर कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली मींस हमारे पास ग्राफ कैसा होता है? यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा कम बट यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा। अगर इनवर्सली का स्क्वायर हो तो यही गैप यहाँ हमारे पास ज्यादा हो जाता है और उल्टा नीचे का गैप जो है वो क्या हो जाएगा? कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो हर जगह यूज होते हैं। तो यहाँ कैसा रिलेशनशिप है स्ट्रेस और स्ट्रेन का? लीनियर रिलेशनशिप है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट ये जो चीज वैलिड है ये स्ट्रेन की बड़ी वैल्यूज के लिए वैलिड नहीं है। मतलब जब छोटे छोटे हमारे पास चेंजेस होंगे, छोटी सी डिफॉर्मेशन हुई है, जब हमारे पास डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। अगर जैसे जैसे ये स्ट्रेन बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो ये ग्राफ है ये लीनियर नहीं रहेगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो मींस ये कहाँ तक लीनियर है? अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट, कहाँ तक लीनियर है? तो कहाँ तक के लिए हमारे पास एक यहाँ पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अंदर कई बुक्स में इलास्टिक लिमिट भी लिखा होता है बट इलास्टिक लिमिट तो इसके बाद आती है, वहां प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती। प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक होगी जहां हमारे पास स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन तक। तो मीन्स हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, कई जगह इलास्टिक लिमिट भी मेंशन है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अंदर जो ये स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। तो यहाँ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे ई। ई क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को क्या बोला जाता है? ये एक कांस्टेंट है एक तरह का जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये एक कांस्टेंट कब आया? प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके आया। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव की तो ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इन चीजों पे नहीं डिपेंड करता। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V इज इक्वल टू IR। तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये करंट पे नहीं डिपेंड करती थी, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती थी, रेजिस्टेंस के अलग फैक्टर्स थे। तो मींस यहाँ पे ये जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है ये स्ट्रेस या स्ट्रेन पे नहीं डिपेंड करता। हर मटेरियल की अपनी खुद की इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है, अपना उसका खुद का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो मटेरियल टू मटेरियल ये हमारे पास वेरी करेगा। तो मींस जैसे जैसे आप मटेरियल वेरी करोगे वैसे वैसे उसकी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू वेरी हो जाएगी।
तो मीन्स यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। सबसे पहला कि कैसी नेचर है, कॉपर की अलग होगी, ब्रास की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, तो मटेरियल टू मटेरियल वेरिएशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एंड द मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, वो कैसे? हमने यहाँ पे लेंथ में चेंज पढ़ा तो लॉन्गिट्यूडिनल था, वॉल्यूम में चेंज पढ़ा तो वॉल्यूमेट्रिक था। जब वो थोड़ा सा एंगल में चेंज आया, बेस रिमेन्स द सेम बट एंगल में चेंज आया, बेस रिमेन्स द सेम बट एंगल में चेंज आया, उसको हमने क्या बोला था? शेयरिंग स्ट्रेन। तो मीन्स जब हमारे पास ये चीजें चेंज हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेंज हुई, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट नाम इंट्रोड्यूस किए हमने। सिमिलरली वो भी यही बोलना चाहता है कि किस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे उसको डिफॉर्मेशन लगा रहे हो। वो डिफॉर्मेशन का जो मैनर है वो हमारे पास आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास इनके कोफिशिएंट पढ़ने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? यंग्स मॉड्यूलस मींस हमारे पास लेंथ में चेंज आएगा। अब ये सामने सामने लिखे हैं, तो इन सामने सामने हमने इनके पेयर्स ले लेने हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो बेसिकली रेशियो है क्या? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो है हमारे पास। तो जितने तीन तरह के हम पढ़ेंगे सब जगह स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन, स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे, स्ट्रेस ऊपर स्ट्रेन नीचे, तो मीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन की रेशियो होगी। अब जब लेंथ में चेंज आ रहा है, एलोंगेशन हुई है, मीन्स हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो बेसिकली ये कैसा हो गया? नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, जिसमें टेंसाइल भी आ जाएगा, जिसमें कंप्रेसिव भी आ जाएगा। लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो मीन्स यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब यहाँ हमने फॉर्मूले मेंशन किए हैं, हम यही एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। तो y कितना आ जाएगा? F अपॉन a डेल्टा L बाय L। मान लो ये रॉड की लेंथ L थी, हमने इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो इसमें थोड़ी सी जो एलोंगेशन मीन स्ट्रेच भी हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकती है, तो ये हुई डेल्टा L। चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L, हमने फोर्स लगाई A, F फोर्स लगी F, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हो गया A, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास क्या बन गया? यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बल्क मॉड्यूलस, b से लिखेंगे, तो बेसिकली ये वॉल्यूम के साथ लिंक्ड है। हमने बोला किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में रखो तो उस पर हमारे पास जो डीफॉर्मिंग फोर्स लगेगी, ऐसे कंप्रेस करता हुआ प्रेशर लग रहा है, तो मीन्स हमारे पास यहाँ जो फोर्स लग रही है वो वॉल्यूम को चेंज कर रही है। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अब वॉल्यूम स्ट्रेस में हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज अगेन F अपॉन ए और साथ में डेल्टा V अपॉन V। हम ले रहे हैं माइनस साइन, माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेशन को शो करता हुआ नेगेटिव कि कंप्रेस हुई है चीज, वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं और ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? ईटा। तो ईटा इज, तीसरा पैर रह गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन। तो मींस शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन की रेशियो, इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं, क्योंकि शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन की रेशियो है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट, इसकी लेंथ थी L, इसको हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, ये थोड़ी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, मतलब एंगल से डिस्प्लेस हुआ, सॉरी पोजीशन से नहीं, एंगल से डिस्प्लेस हुआ। तो पोजीशन जो बेस है वो तो फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा x। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था? शेयर स्ट्रेस तो सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर स्ट्रेन को हमने लिखा था डेल्टा x बाय L, जिसको बाद में हमने थीटा भी बोल दिया था। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा F अपॉन a डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये हमारे पास क्या है? ये है शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन की रेशियो। अब इसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ। ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, क्योंकि हमने बोला हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कब? जब डिफॉर्मेशन स्मॉल होगी या प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ये प्रोपोर्शनैलिटी सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, वो आया E।
जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। डन। 3 तरह का होता है, क्योंकि हमने बोला ये ई किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ब्रास का अलग, एल्यूमिनियम का अलग। सेकंड, किस मैनर में डिफॉर्मेशन हुई है, लेंथ में हुई है, लेंथ में हुई है तो कैसा होगा, यंग्स मॉड्यूलस, और हमारे पास वॉल्यूम में हुई है तो बल्क मॉड्यूलस। नेक्स्ट, हमारे पास एंगल में वो चेंज आया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वो हमारे पास क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब जो ये बल्क मॉड्यूलस है, इसके रेसिप्रोकल को हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है, K is 1/B, means compressibility. Compressibility is the ratio of is the reciprocal of bulk modulus. It is the reciprocal of bulk modulus. ये हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, क्या है, रेसिप्रोकल है बल्क मॉड्यूलस का। अब हम ग्राफ की बात कर रहे थे, तो एक चीज तो सीख ली हमने, अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ये चीज सैटिस्फाई कर रही है, दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, इसके बाद नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर में। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ये जो स्ट्रेस है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हमारे पास था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें थी फर्दर 3 टाइप्स। अब इस पे है हमारे पास एक क्वेश्चन कि अगर a load of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of length 2 meter and radius 2 millimeter. ये है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें आ गया a load of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of length 2 meter, तो मीन्स हमें लेंथ गिवन है 2 मीटर, मास 4 kg and it is suspended from a ceiling through a steel wire of लेंथ इतनी गिवन है, रेडियस इज 2 मिलीमीटर, तो रेडियस 2 मिलीमीटर मीन्स 2 into 10 raised to the power minus 3 meter. It is found that length of the wire increases by delta L, change in length 0.031 into 10 raised to the power minus 3 meter लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट इज फाइंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। तो यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करना है, यंग्स मॉड्यूलस इज चेंज और longitudinal stress to longitudinal strain. Longitudinal stress is force upon area. Strain will be change in length to original length. तो जब ये changes होंगे ये बन जाएगा FL upon A delta L. अब फोर्स क्या होगी, कोई लोड है हमारे पास, अगर वो सीलिंग के साथ सस्पेंड किया है ऐसे, लोड कितना है 4 kg, और हमारे पास थ्रू अ स्टील वायर, उसकी लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर, तो जैसे ही ये खींचेगा थोड़ी सी एक्सटेंशन होगी, वो एक्सटेंशन कितनी हुई, इतनी हुई। अब हमारे पास हमें फाइंड करना है यंग्स मॉड्यूलस, लेंथ के साथ लिंक्ड है, लेंथ के साथ लिंक्ड है मतलब यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है जी की वैल्यू आप लेंगे 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जैसे ही हम F लेंगे, फोर्स क्या होगा, ये जो फोर्स लग रही है ये क्या है, बैलेंस्ड बाय दी वेट, धरती पे बोझ, तो ये mg हो गया, ये L हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, जैसे ही m की वैल्यू पुट करेंगे, m कितना है हमारे पास, m है 4, g is 3.1 पाई इंटू लेंथ इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये सर्कल, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर इज 2 into 10 raised to the power minus 3 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल 0.031 into 10 raised to the power minus 3। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, इसको भी हम ठीक करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3 4 8 into 3.1 divided by 2 4 10 raised to the power minus 6 3 1
इंटू 10⁻³ है, 3a है, ऊपर जाएगा -6 हो गया। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बन गया। 31 से सीधा सीधा 31 जा रहा है, 4 से सीधा 2 जा रहा है, बाकी रह जाएगी खाली 10⁻³ की रेशियो। तो ऊपर रह गया 2, नीचे एक 10 है, -6 बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, 10⁻⁻12 और साथ में एक आया 10, -12 + 1 -11 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 × 10⁻11। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास कि इसका इलास्टिसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है। तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन स्ट्रेन हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, तो जो स्ट्रेस के यूनिट्स होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या इन सब मॉड्यूलस के यूनिट्स होंगे। एक और चीज, जब हम यहाँ लेते हैं बल्क मॉड्यूलस, हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल रहे हैं, और लिक्विड में जो फोर्स अपॉन एरिया होता है वो हमारे पास प्रेशर की तरह भी लिखा जाता है। तो कहीं कहीं बुक्स में ये ऐसे भी लिखा है -P ΔV/V, तो ये भी ठीक है। चलिए बेटू बाय।